फ्रेंड्स, मैं पूजा राठौर अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। वर्णमाला के अंतर्गत हमने वर्ण क्या होते हैं, वर्ण कितने होते हैं, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या क्या है, स्वर वर्ण क्या है, व्यंजन वर्ण क्या है इत्यादि का अध्ययन कर लिया है। आज हम लोग वर्णों के कुछ अन्य भेद पर चर्चा करेंगे जो है वायु संवेग के आधार पर और घोषत्व के आधार पर। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रकरण है आपका, आजकल एग्जाम्स में ये बहुत पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं वायु संवेग या प्राणत्व के आधार पर वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप प्राणत्व को जान लीजिए। प्राणत्व का तात्पर्य यहाँ पर वायु से है, यानी कि वायु के संवेग से है। तो देखिए प्राणत्व या वायु संवेग के आधार पर वर्ण के दो भेद होते हैं। सबसे पहला होता है अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। महाप्राण प्राणत्व या वायु संवेग के आधार पर वर्ण दो प्रकार के हैं, अल्प प्राण ध्वनियां या और महाप्राण ध्वनियां। चलिए पहले समझते हैं अल्प प्राण ध्वनियां क्या होती हैं। तो जैसा कि इसके नाम से ही दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अल्प मतलब कम और प्राण का तात्पर्य यहाँ वायु से है, यानी कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु का संवेग कम हो, ठीक है, वो अल्प प्राण ध्वनियां कहलाती हैं। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु संवेग कम हो, यानी उनके उच्चारण करते समय वायु धीरे से ली या छोड़ी जाए, वो अल्प प्राण ध्वनियां कहलाती हैं। अब देखिए फिर से वही आ गया, जो स्पर्श या वर्गीय व्यंजन आपने पढ़े थे, उन्हीं में से मैं इधर एक चार्ट बना दे रही हूँ ताकि आपको आसानी हो जाएगी देखने में। देखिए क, च, ट, त, पा, ये 5 वर्ग मैंने आपको पहले भी बताया था, इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा। अभी ये अल्प प्राण और महाप्राण में ध्यान देने की बात है, फिर आगे चल के ये आपको व्यंजन संधि में भी बार बार जब भी वर्ग की बात करेगा तो आपके यही 5 वर्ग माने जाते हैं। तो क वर्ग यानी कि क, ख, ग, घ, अंगा। च वर्ग यानी कि च, छ, ज, झ, इया। ट वर्ग यानी कि ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग यानी कि त, थ, द, ध, न। प वर्ग यानी कि प, फ, ब, भ, म। और ये भी बताया था कि इन्हें क्या कहते हैं, प्रथमाक्षर, ये द्वितीया, ये तृतीया, ये चतुर्थ और ये पंचमा अक्षर कहलाते हैं। ठीक, अब देखिए ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अल्प प्राण ध्वनियों में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण ध्वनि कहलाता है। अब चाहे आप इससे देख लें, पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा। और चाहे हम एक चार्ट की तरह इसको लिख सकते हैं ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। तो पहला क्या है, देख लीजिए यही आपके पहले, तीसरे और पांचवे वर्ण हैं। तो अल्प प्राण ध्वनियों के अंतर्गत आपका प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण ये अल्प प्राण ध्वनि है। इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन जो 4 थे, यानी कि य, र, ल और व, और इसके अलावा
निर्मित व्यंजन का ड़, ये सब आपके अल्प प्राण ध्वनियां हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे अल्प प्राण ध्वनियों से प्रश्न कैसे बनते हैं। तो देखिए, ये इतने वर्ण अल्प प्राण ध्वनियां हैं, ठीक। तो इनसे आपसे प्रश्न यूं बनाएगा, दिए गए विकल्पों में से अल्प प्राण ध्वनियों का उदाहरण है। तो कौन से वर्ण हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके चा और जा। अब ये भी यहाँ ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि ये ऐसे तीन तीन सीरियल में है तो तीन तीन सीरियल में दे। वो एक वर्ण भी दे सकता है, दो वर्ण भी दे सकता है, तीन तीन वर्णों को भी इस तरह से दे सकता है। तो ये तीन जो है ये किसके हैं, ये हैं आपके महाप्राण ध्वनियों के। अभी आप महाप्राण देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा ये महाप्राण ध्वनियों के हैं। और चा और जा आपको कहाँ से मिल रहा है, अल्प प्राण ध्वनि से मिल रहे हैं। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी, थोड़ा याद करना पड़ेगा कि प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा अक्षर अल्प प्राण ध्वनि है। इसके अलावा या र ला वा अल्प प्राण ध्वनि है। इसके अलावा ड़ जो है आपका अल्प प्राण ध्वनि है। इसको किसी भी तरह से इन्हीं वर्णों पर बहुत घुमा फिरा के आपसे प्रश्न पूछ सकता है। और अल्प प्राण ध्वनि में कुछ खास नहीं। इसके बाद देखें महाप्राण ध्वनियां। अल्प प्राण ध्वनियों के बाद महाप्राण ध्वनियों की बात करें तो अल्प माने कम था और महा माने क्या होता है, ज्यादा या तीव्र। तो यहाँ पे जस्ट अपोजिट परिभाषा है अल्प प्राण की कि अल्प प्राण में उच्चारित करते समय वायु संवेग धीमे होता है और महाप्राण में उच्चारण के समय वायु का संवेग तीव्र होता है। यानी कि इन वर्णों को उच्चारित करते समय वायु तीव्रता से ली या छोड़ी जाती है, तो वो महाप्राण ध्वनियां कहलाती हैं। अब महाप्राण ध्वनियों में कौन से वर्ण बचे, दूसरा और चौथा वर्ण। यानी प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण ध्वनि कहलाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि दूसरे वर्ग में और चौथे वर्ग में क्या वर्ण लिखे हैं। और फिर मैंने आपकी सहूलियत के लिए यहाँ भी लिख दिया है कि अगर आप इसको कैप्चर करना चाहें तो आपके पास पूरा ये ग्राफ लिखा हो ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो दूसरा और चौथा वर्ण कौन सा है, खा घा छा झा ठा ढा था धा फा भा। और ये शा कौन सा है, ये तालव्य शा है, ये मूर्धन्य शा है, ये दंत्य या वर्त्य शा है और ये काकल या काकल्य हा है। और ये कौन से वर्ण हैं, तो ये ऊष्म वर्ण है। ठीक, ऊष्म व्यंजन। अभी आपने जब व्यंजन पढ़ा था तो ये ऊष्म व्यंजन है। और च त्र ज्ञ श्र ये कौन से थे, संयुक्त व्यंजन थे। और ये निर्मित व्यंजन का ढ। ये सारे हमारे जो ध्वनि हैं महाप्राण ध्वनियां कहलाती हैं। ठीक, फिर वही चीज है, प्रश्न कैसे बनाएगा। तो प्रश्न बिल्कुल ऐसे बना सकता है कि आपको दे दिया क और ग और अंगा। अब यहां से दे दिया का और गा, ठीक, ठा और ढा, टा और ड़ और फा और पा और बा। ठीक, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि का और गा कौन से हैं, पहले और तीसरे वर्ण हैं। ठीक है, टा और डा कौन से हैं, पहला और पांचवा वर्ण है। प और बा कौन से हैं, पहले और तीसरे वर्ण हैं। और ठा और ढा कौन से हैं, दूसरे और चौथे वर्ण हैं।
आप ऐसे भी इनको याद कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं इन पे। अगर आपको बहुत कंफ्यूजन, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि इसको आप अलग तरीके से याद कर पाए। इसमें आपको ये मार्किंग करके इजी रहेगा कि हम देख लें कि ऐसे ये चार्ट आपको याद करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप अगर इसको याद कर लेते हैं, इसे बनाना सीख लेते हैं, तो आपको ये महाप्राण और अल्प प्राण ध्वनिया और भी बहुत सारी चीजें इससे निकालनी आ जाएंगी। तो यहाँ पे देख लीजिए कि अब आपका ऑप्शन क्या हो गया, ठ और ढ। ये आपकी महाप्राण ध्वनि का उदाहरण हो गया। पूछेगा दिए गए विकल्पों में से महाप्राण ध्वनि का उदाहरण कौन से वर्ण है, तो ठ और ढ है, क्योंकि बाकी किसके हैं, अल्प प्राण ध्वनियों के उदाहरण हैं। ठीक, इसी तरह से वो बहुत तरीके से बना लेता है, आप भी समझ गए होंगे। या फिर हमने अगर इनकी श श स ह की बात की है, छ त्र ज्ञ श्रा की बात की है, तो सिंपल एक भी देगा य, ठीक है, य, ट, प और श। दिए गए वर्णों में से महाप्राण ध्वनि का उदाहरण है, तो कौन हो जाएगा, यह आपका क्या है, यह आपका जो है वो अल्प प्राण ध्वनि में था। ठीक, ट जो है ये प्रथमा अक्षर है, प जो है ये प्रथमा अक्षर है, और श क्या है, आपका महाप्राण ध्वनि का उदाहरण है। यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, श हो जाएगा। ठीक, प्रश्न बनाना सीखिए। जिस समय आप प्रश्नों को बनाना सीख जाते हैं, उस समय आपको प्रश्नों का उत्तर देना आसान हो जाता है। टॉपिक पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि हम प्रश्न कहाँ से पुटअप किया जा सकता है। मतलब कि आपको परिभाषा से लेकर हर चीज पर ध्यान देना है। यही चीज आपको कंपटीशन में विनर बनाती है। अदरवाइज 100 में या 50% तो नॉर्मल बच्चे कर लेते हैं, 60% भी अच्छे बच्चे कर लेते हैं, लेकिन आजकल 50 और 60 का जमाना ही गायब हो गया। अभी क्या है, आपको 100 में एटलीस्ट 95% तक पहुंचना होगा अगर आप अपनी सीट एकदम क्लियर करना चाहते हैं कि नहीं हमें हर वैकेंसी में भाई जॉब हमें मिल जाए। उसके लिए आपको क्या है, दूसरों से बहुत आगे निकलना पड़ेगा। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में कोई बन जाता है, बहुत टाइम टेकिंग है, धीरे धीरे व्यक्ति कर सकता है। और आप भी इसको बिल्कुल कर लेंगे, 2-4 बार जब पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। बाकी के लिए तो हम हैं। ठीक, ये हमारी अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियां हो गई। इसके बाद हम देखते हैं घोषत्व के आधार पर वर्णों के भेद। चलिए, अल्प प्राण और महाप्राण के बाद हमारी जो अगली ध्वनियां होती हैं वो घोष या सघोष वर्ण। घोष या सघोष वर्ण क्या होते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में प्रकंपन पैदा हो, जैसा कि हमने ऊष्म व्यंजन में देखा था कि ऊष्म वायु बाहर आती है। इसी तरह जो हमारी स्वर तंत्रियां होती हैं, जिन्हें वोकल कार्ड्स कहते हैं अंग्रेजी में, इनको उच्चारित करते समय हमारी स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं, झंकृत होती हैं, यानी कि प्रकंपन पैदा होता है, तो वो हमारे घोष या सघोष वर्ण कहलाते हैं। तारत्व का अर्थात प्रकंपन से ही है। जैसे आप देखते हैं कोई गिटार है, सितार है, उसमें आप यूं अगर तार को करें तो झंकार सी उत्पन्न होती है। तो ये वही होते हैं घोषत्व या तारत्व के आधार पर वर्ण, यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में झंकार झंकृत हो या स्वर तंत्रियां झंकृत हो या प्रकंपन पैदा हो, वो हमारे घोष या सघोष वर्ण कहलाते हैं। अब ये कौन से होते हैं, तो यहाँ पे फिर से वर्ग में आ जाइए। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। फिर से यहाँ पे मैंने लिख दिया गा घा गा, जा झा या, डा ढा ना, ता धा ना, पा भा मा। और अंतस्थ व्यंजन, ये कौन से थे, या रा ला वा, अंतस्थ व्यंजन, ये भी हमारी कौन सी होती हैं, सघोष या घोष वर्ण होते हैं। इसके अलावा प्रत्येक स्वर वर्ण
तो हमारे मूल स्वर कितने हैं? 11 हैं, यानी कि छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ री ए ओ औ। ये हमारे जो मूल स्वर हैं 11, वो भी हमारे क्या है? सघोष या घोष वर्ण है। और ऊष्म व्यंजन का हा। अब यानी कि आपको इतने सारे वर्ण याद करने हैं कि ये घोष है कि क्या है। ठीक, तो आपके एग्जाम में फिर वही चीज है एकदम। किसी भी एग्जाम्पल को, चाहे वो एक अक्षर को दे दे और चाहे वो 3 के माला में दे क्रम में, या 4 वर्ण दे दे इनमें से, तो वो किसी भी प्रकार से आपसे पूछ सकता है कि ये किस प्रकार के वर्णों का समूह है। समूह दे सकता है या एक वर्ण दे सकता है। जैसे कि अभी आप देख सकते हो झ, क, थ या श। ठीक, अब ये देख लीजिए, तो झा क्या है? ये सॉरी, हाँ, झा जो है आपका, ये है आपका घोष वर्ण। ठीक, आंसर आपका यही है। का जो है आपका पहला अक्षर हो गया, था जो है आपका वो दूसरा अक्षर हो गया, और शाह जो है वो आपके अभी उसमें अघोष में आएगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो यानी कि क्या आंसर हो गया आपका? झा। ठीक, झा क्या है आपका? चौथा वर्ण है, और ये क्या हो गया? सघोष वर्ण हो गया। ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह से कुछ भी इतने सारे वर्णों में किसी को भी देकर आपसे पूछ सकता है कि कौन सा घोष वर्ण का उदाहरण है। इसके बाद देखते हैं अघोष वर्ण। चलिए देखिए, जैसे अल्प प्राण का उल्टा महाप्राण की परिभाषा थी, वैसे ही घोष या सघोष की उल्टी अघोष वर्ण होते हैं। ठीक, इसमें क्या है? स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं, प्रकंपन उत्पन्न होता है। और अघोष वर्ण वे होते हैं जिनके उच्चारण में किसी प्रकार का कंपन पैदा ना हो या स्वर तंत्रियां झंकृत ना हो, वे हमारे अघोष वर्ण कहलाते हैं। वैसे भी जिसमें आ लगा है उसका अर्थ है नहीं, ठीक, ना होना, तो अघोष वर्ण हो गए। अब देखें, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण हमारा अघोष वर्ण कहलाता है। तो वहां से भी देख सकते हैं आप, यहाँ लिख सकते हैं। कौन सा हो गया? क ख, च छ, ट ठ, त थ और प फ। और ऊष्म व्यंजन का हा जो था वो सघोष में था, और ऊष्म व्यंजन के शा जो बचे वो इसमें आ जाएंगे, श ख स। फिर से बता दें, ये कौन सा है? तालव्य शा है। ये क्या है? मूर्धन्य शा है। और ये क्या है? दंत्या वत्स सा है। ठीक, तो ये हो गए हमारे अघोष वर्ण। चलिए देखिए, घोष और सघोष वर्ण और अघोष वर्ण लगभग सभी वर्ण कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद देखते हैं कुछ अन्य वर्ण और उनके उच्चारण स्थान। तो क वर्ग यानी कि क ख ग घ अंगा, इसको तो हम लोग स्पर्श व्यंजन और वर्गीय व्यंजन में भी पढ़ चुके थे। ठीक है, फिर भी आप एक बार हम फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि कंठ या कंठ वर्ग में क वर्ग के अलावा छोटा बड़ा और ह और विसर्ग भी आपका कंठ वर्ग में आता है। तो वर्णमाला है क्या? टोटल वर्णमाला में यही है कि कोई भी वर्ण है तो उसका उच्चारण स्थान क्या है। पूरी वर्णमाला इसी पर आधारित है कि इसका उच्चारण स्थान क्या है। तो कंठ सभी जानते होंगे। ये स्पर्श व्यंजन में शायद मैं भूल गई बताना कि अगर कंठ है या कंठ है तो इसका मतलब क्या है कि वो वर्ण हमारा कहाँ से उच्चारित हो रहा है? कंठ से। ठीक, यहाँ से पूरा हमारा जो है वो ध्वनि संरचना है, और फोनोलॉजी के अंतर्गत पूरा ये स्वर तंत्र स्वर विज्ञान हम लोग पढ़ते हैं। उसी में ये सारे जो स्पर्श व्यंजन है, इसी तरह से हमारे जो अंतस्थ है उसमें सब में यही बात है कि ये आखिर उच्चारित कहाँ से हो रहे हैं। तो जो हमारे का खा गा घा अंगा हैं, इनको बोल के भी देखिए, आपको लगेगा कि हाँ हमारी ध्वनि कहाँ से उच्चारित हो रही है। का खा गा घा अंगा, तो ये और आ बड़ा हा
या विसर्ग से, जैसे कि प्रातः, ठीक है, निकल रहा है ना। तो ये हमारी कंठ ध्वनियां हैं। आपको फिर वही चीज है कि कोई भी इसमें से एग्जाम्पल देके पूछेगा कि दिए गए वर्णों में से कौन सा कंठ का उदाहरण है या कंठ से उच्चारित किया जाता है, ठीक, या नहीं किया जाता। दो ही तरह से प्रश्न बनते हैं, या तो है या नहीं है, ठीक। इसके बाद देखें आपका तालव्य या तालु, चा, छा, जा, झा, या, इसके अलावा ई, या, तालव्यशा, इसीलिए इसको तालव्यशा कहते हैं। और ज्ञा, तालव्य या तालु सबको पता है क्या है, ये है। यानी कि इन वर्णों को उच्चारित करते समय वायु जो है वो तालु को स्पर्श करती है, तो ये तालव्य वर्ण हो गए आपके। इसके बाद देखें मूर्धन में, मूर्धा जो है वो तालु से थोड़ा सा पीछे का स्थान कहलाता है। यानी कि इन वर्णों को उच्चारित करते समय जो वायु है वो मूर्धा वाले स्थान को टच करती है, जहां से इनका उच्चारण होता है टा, ठा, डा, डा, ड़ा। इसमें हमारी जो जबान है, जो हमारी जीभ है, वो एकदम से झटके से मूर्धा को स्पर्श करती हुई इन वर्णों को उच्चारित करती है। तो ये हो गए मूर्धन्य। और ये री से ऋषि वाला रा, और ये रा, और ये शा, ये सारे हमारे मूर्धन्य वर्ण हैं। इसके बाद देखें ता, था, दा, धा, ना, ली, ल और सा। ये सा आपको हमने उसमें भी पढ़ाया, उसमें भी कि दंत है या वध से है। तो दंत क्या है, दांत है हमारे, और दंत वध से होता है पीछे मसूड़े के मजबूत भाग। तो ता, था, दा, धा, ना, इनको बोलते से हमारी जीभ किसको टच कर रही है, दांतों को टच कर रही है। और इसकी तरह ली, ला, सा, ठीक। तो इनको आपको ऐसे याद करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब उच्चारित करके देखेंगे तो बहुत अधिक आप उसमें समझ नहीं पाएंगे कि डिफरेंस क्या है। लेकिन एक बताने की बात है, वो बता दिया जा रहा है कि ये क्या है, दंते हैं। इसके बाद प, फ, ब, भ, म। अब जैसे ये प, फ, ब, भ, म ओष्ठ वर्ण है, यानी ओष्ठ के इनका स्पर्श स्थान ओष्ठ, और इसको आप बखूबी देख भी सकते हैं। प, फ, ब, भ, म, हमारे ओठ जो है वो आपस में टकरा रहे हैं, छू रहे हैं, यानी कि हमारे ओठों को स्पर्श करती हुई ध्वनि निकल रही है। ऊ, ऊ, देखिए ओठ इसमें भी गोलाकार हो रहे हैं। तो ये ओष्ठ ध्वनियां हो गई। इसी तरह फिर व और फ, ये दंत ओष्ठ है, यानी इनमें दांत और ओष्ठ दोनों से हवा जो है, वायु जो है वो स्पर्श करती हुई आती है। ए और ए कंठ तालु, कंठ और तालु, इसमें हमारी जीवा या वायु कहीं ना कहीं टच करती है, तो ये कंठ तालु ए है। क्ष जो है हमारा, क्ष से छतरी वाला छ, कंठ मूर्धा, यानी कंठ और मूर्धा इसको टच करती है। ओ जो है हमारे, ये कंठ ओष्ठ है, कंठ ये और ओष्ठ हमारे टच कर रहे हैं, देख लीजिए ओ, तो ये हमारे कंठ ओष्ठ हो गए। श जो है हमारा वो तालु मूर्धा, यानी हमारी जबान जो है, जीभ जो है वो तालु और मूर्धा को कहीं ना कहीं स्पर्श कर रही है। त्र जो है हमारा दंत और मूर्धा, दांत में और मूर्धा में हमारी जीभ जो है वो टच कर रही है। ज दंत और तालव्य, देख लीजिए ज दंत और तालव्य, ठीक। इसके अलावा हमारे जो पंचमा अक्षर के वर्ण होते हैं, यानी अंगा, या, ड़ा, ना, मा और अनुस्वार, ये तो नासिक या अनुनासिक या नासिका वर्ण कहलाते हैं। ये पहले भी बता चुकी हूँ, ना याद हो तो आप लिख सकते हो अंगा, या, ड़ा, ना, मा, ये और अनुस्वार, ये हमारे अनुनासिक, नासिक या अनुनासिक कहलाते हैं, ठीक। थैंक यू। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।